हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर टॉपिक एलिप्स। सो अभी तक हमने सर्कल की बात करी, पैराबोला की बात करी, तो कोनिक सेक्शन का 50% हम कंप्लीट कर चुके हैं। बचा हुआ 50% एलिप्स और हाइपरबोला कंप्लीट करेगा। सो ये एलिप्स क्या होता है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी इक्वेशंस को कैसे देखना है, टैंजेंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है, एंड नॉर्मल्स में किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होती है, एंड कुछ बातें करेंगे एसेंट्रिसिटी के बारे में भी। तो ये जो एलिप्स टॉपिक है ये आपकी जेई मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, जेई मेंस में तो आता ही आता है, लेकिन साथ साथ बिट सेट के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एंड एनडीए में भी आपको ये देखने को मिलेगा। एंड ये तीन जो मेन एरियाज है, तीन की रीजन्स है जहाँ पे आपको एलिप्स के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सीयूईटी में क्योंकि क्लास 11th का पार्ट है तो सीयूईटी में बहुत ज़्यादा इसका लेना देना नहीं होता, लेकिन जो तीन एग्ज़ाम्स है जहाँ पे 11th का कोर्स आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट लाइक इन पैराबोला, हमने एक पैराबोला को ऐसे डिफाइन किया था कि फोकस से लेके किसी पॉइंट का डिस्टेंस और उस पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस अगर एक इक्वल वैल्यू है या 1 है तो उस फिगर को, उस कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। अब एलिप्स की बाय डेफिनेशन यही चीज़ है। डेफिनेशन अगर बात करें एलिप्स की तो एसेंट्रिसिटी के बेस्ड पे हम एलिप्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो आप देख लो। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसेंट्रिसिटी इट मे बी डिफाइंड एज कि एसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ लाइक डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द फोकस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ये एक डिस्टेंस होगा, उसका रेशियो हम लोगे तो हमेशा तुमको एक ये कांस्टेंट मिलेगा। दिस विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू and that constant is known as the eccentricity of an ellipse. अब ये जो eccentricity यहाँ से निकल के आएगी that will always be less than 1. That will always be less than 1. eccentricity हमेशा ellipse की 1 से छोटी होती है, पैराबोला की 1 के बराबर होती है, एंड हाइपरबोला में इसके बारे में बात करेंगे कि 1 से बड़ी होती है। तो इसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये E क्या है यहाँ पे, ये E आपकी eccentricity है। ठीक है, eccentricity, इसके बेसिस पे हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं। अब ये जो मैंने बनाया है ये बेसिकली क्या है, फोकस है और आपका लाइन होगी और जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये जो PL लिखा है क्या है, बेसिकली आपकी एक लाइन है जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये देखो एक एलिप्स बना लिया, एलिप्स बना लेते हैं यहाँ पे। अगर इसकी एक लाइन की बात करें, यहाँ पे होगी एंड यहाँ पे होगी, क्योंकि इसके दो फोकस होते हैं, एक फोकस 1 एंड ये होता है आपका फोकस 2। गेस इसमें नहीं आएगा, ठीक है। देखो दिस इज फोकस 1 एंड दिस इज फोकस 2। आप कोई भी यहाँ पे रैंडम पॉइंट ले लोगे, अगर आप इसको कनेक्ट करोगे और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो ये जो डिस्टेंस का रेशियो होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। और ये आपकी क्या है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ये पहली डायरेक्ट्रिक्स है तो इसको L1 बोल सकते हो, ये आपकी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है तो इसको आप L2 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे दो फोकस, इसको हम फोकाई बोलेंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस इज फोकाई, आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो F1 एंड F2 है ये क्या है आपका, ये आपका फोकाई है। फोसाई बोलो, फोकाई बोलो, वो आपके ऊपर है, समझ में आना चाहिए बोल क्या रहे हो। तो फोकाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। एंड जो आपका L1 एंड L2 है, जो आपका L1 एंड L2 है, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स फॉर द, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स फॉर द एलिप्स। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो हम ऑन बेसिस ऑफ डिस्टेंस बताते हैं। अब इक्वेशन जो होती है एलिप्स की वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, या फिर कह सकते हो इक्वेशन ऑफ एन, इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड एलिप्स। ठीक है, स्टैंडर्ड एलिप्स, जितने भी कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक स्टैंडर्ड एलिप्स को लेके ही डिस्कस करेंगे, एंड फिर उसको हिसाब से आप बाकी की चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो। सो इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एलिप्स की हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो बहुत ध्यान से समझना ये होता क्या है, किस तरीके से हम सोचेंगे। तो एक एलिप्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो लेट्स मेक एन एलिप्स। ठीक, तो ये एलिप्स कुछ इस तरीके का आपको बन जाएगा। अगर मैं इसके बीचों बीच से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, समथिंग लाइक दिस,
एंड इसके भी बीचों बीच से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ये आपका सेंटर कहलाता है, ठीक है। जो ये बीच वाला पॉइंट है, ये स्टैंडर्ड एलिप्स की हम बात कर रहे हैं, दिस इज एट ओरिजिन विच इज़ 0,0, दिस पॉइंट इज एट ओरिजिन विच इज़ 0,0। इसकी जो फोकस होती हैं, दो फोकाएँ होती हैं, एक आपका F1 होता है, एक आपका यहाँ पे F2 होता है। तो ये दो फोकाएँ होंगी एंड आपकी एक्स्ट्रा में डायरेक्ट्रिक्स होंगी। सो डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स इस साइड होगी एंड दूसरी डायरेक्ट्रिक्स इस साइड होगी। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। भाई इसको सीधा कर लिया जाए, जस्ट अ सेकेंड, बेटर, ठीक है। तो ये दो डायरेक्ट्रिक्स आपकी होंगी। तो टर्मिनोलॉजी यहाँ समझना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो आपकी फोकाई है या उसको इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये होगा -AE, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे AE, 0। ये जो ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज कैलकुलेटेड एज B, इसको हम लोग B बोलते हैं। और ओरिजिन से लेके यहाँ वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम A बोलेंगे। अब एक चीज़ समझो, जो अगर ये A था तो ये भी यहाँ पे A होगा, तो वर्टेक्स जो है उसके भी हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं एज A, 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका ये -A, 0, ठीक है। दैट इज A, 0, दिस इज -A, 0। एंड जैसे ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये वाला भी आप लिख सकते हो, दिस इज 0, B एंड 0, -B। तो ये आपके सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए जो एक एलिप्स के ऊपर लाई करते हैं, एलिप्स के लिए डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है। सिंपली ऐसी डायरेक्ट्रिक्स है, जैसे जो आपकी एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स L1 और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स L2, दोनों डायरेक्ट्रिक्स हैं और दोनों की इक्वेशन समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में और x एक्सिस पर है, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू -A/E। इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x इक्वल्स टू -A/E, एंड इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी A/E, x इक्वल्स टू A/E। तो ये बहुत बेसिक सी यहाँ पे डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर दी। तो जो इक्वेशन होती है किसी भी स्टैंडर्ड एलिप्स की, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x² डिवाइडेड बाय A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। एंड ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो आपकी A की वैल्यू होगी दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन B, जो आपकी A की वैल्यू होगी दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन B, ठीक। यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी है उसमें भी आपका एक रिलेशन होगा। वेट सेकेंड, पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ऐसे हम मार्क कर लेते हैं लाल कलर से, लाल अलग से स्टैंड आउट करना चाहिए, ओके। तो ये पहला पॉइंट जो आपकी इक्वेशन का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आपको अगर एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी होगी, दैट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन 1 - B² अपॉन A², ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये स्क्वायर रूट वैल्यू है, A की वैल्यू B से बड़ी थी तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में A आएगा हमेशा। तो इस तरीके से भी आप E की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे गिवन है। अब देखो, जिस लाइन पे या जिस एक्सिस पे आपका फोकाई लाई करते हैं, आपकी फोकस लाई करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस। जिस एक्सिस पे आपकी फोकस लाई करती है, जो बड़ा वाला एक्सिस होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि भाई व्हाट्स द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ भाई देखो क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो ये लाइन है की लेंथ है, यही तो है। तो A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2A। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, दिस विल बी 2B। एक मेजर होगा एक माइनर होगा, यानी जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो मेजर एक्सिस कहलाएगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो माइनर एक्सिस कहलाएगा। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो से लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस की जो वैल्यू है दैट इज जस्ट इसका आधा विच इज A, एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, तो दैट विल जस्ट बी इक्वल टू B। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और भाई इस पे आप चाहे स्टार लगा लो चाहे इसको ऐसे कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसको थोड़ा सा और स्टैंड आउट कराते हैं, हरा कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो रिलेशन, ये इक्वेशन है और ये एसेंट्रिसिटी की रिलेशन है। तो ये आपका स्टैंडर्ड एलिप्स कुछ इस तरीके से दिखता है।
प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले, ये सब तो समझ में अच्छे से आ गया होगा, अब आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। जो ये चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं, इनको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में, कोहेरेंट वे में आपके लिए लिख लिया जाए। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो क्या है वो ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो एक एलिप्स बना लिया जाए, एक एलिप्स बना लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम समझते हैं। तो देखो ये एक एलिप्स बना लिया, इसका हम एक्सेस बना लेते हैं। एक्सेस इसके एग्जैक्टली बीच से ऐसे क्रॉस करके जाएगा। दिस इज योर मेजर एक्सेस, सीधी लाइन है, दिस इज योर मेजर एक्सेस। ओके, अभी तो इसको इस तरह ही बनाते हैं समझने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो, ये जो पॉइंट्स हैं आपके F1 एंड F2, ये जो पॉइंट्स हैं F1 एंड F2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फोकाई, दिस इज नोन एज योर फोकाई। ठीक, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, दिस इज नोन एज योर वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स होगा और आपका ये भी वर्टेक्स होगा। क्लियर, ये भी वर्टेक्स है और ये पॉइंट भी आपका वर्टेक्स कहलाएगा। एग्जैक्टली जब हम बीच की इसको कट करोगे, जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, एलिप्स के एग्जैक्टली सेंटर वाला पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर, दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर। सबके कोऑर्डिनेट्स आप लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो 0,0 हो जाएगा, ये आपका A,0 होगा, ये -A,0 होगा। ये जो हमने फोकाई लिखी हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं +-AE,0, क्योंकि एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। ठीक है, ये जो सेंटर हो गया एंड एवरीथिंग इज ओके। ये हमने टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया। अब एक चीज़ समझो, अगर मैं यहाँ से कोई लाइन को इस तरीके से, कोई भी दो लाइंस को कनेक्ट करता हूँ, लेट से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन किया, ठीक है, लेट से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी है डॉटेड लाइन, इसको हम लोग कहते हैं फोकल कॉर्ड। ये जो डॉटेड लाइन आपकी बनी है, दिस लाइन इज नोन एज योर फोकल कॉर्ड, सॉरी इसको हम कहते हैं कॉर्ड, राइट, ये हो गया आपका कॉर्ड। और अगर वही कॉर्ड, ये वही कॉर्ड आपका एग्जैक्टली फोकस से पास करे, कॉर्ड अगर आपकी इस तरीके से फोकस से पास करते हुए जा रही है, कॉर्ड अगर आपकी फोकस से पास करते हुए जा रही है, देन दिस थिंग इज नोन एज योर फोकल कॉर्ड, दिस थिंग इज नोन एज योर फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्लियर? अब कोई लाइन, अगर कोई लाइन, देखो इसको हटा देते हैं, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई भी लाइन एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल बना के एक्सिस पे निकल रही है, कुछ इस तरीके से, कोई भी लाइन अंदर ही अंदर, मतलब नॉट बाहर एक्सीड ना करे उसको अंदर ले आते हैं। ओके, कोई भी लाइन अगर 90 डिग्री एंगल बना के इधर से निकल रही है, देन दिस लाइन इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट, दिस लाइन इज नोन एज द डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, ये डबल ऑर्डिनेट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये वर्टेक्स है, ये फोकल कॉर्ड है, ये फोकाई है आपकी। कॉर्ड क्या होती है? वर्टेक्सेस। तो ये सारे टर्म्स हमने इसके अंदर डिफाइन करे, जो ये चीज़ें होती हैं। और ये भाई आपको मालूम है, दिस जो लंबा वाला एक्सिस होगा वो आपका मेजर एक्सिस कहलाएगा। मेजर एक्सिस पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स एज वेल एज फ्रॉम द फोकाई ऑफ एन एलिप्स। ठीक है, तो ये बातें हमने करी। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा दिखे, देखो सब चीज़ें यहाँ पे हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो इसको अलग से बना लिया जाए। कभी कुछ ऐसा हो कि भाई ये आपका फोकस था, यहाँ लाइन बना लिया जाए, स्ट्रेट लाइन, एक्सिस बना लिया, मेजर एक्सिस, तो यहाँ से आपका फोकस है, ये आपका फोकस है, ये F1 है, F2 है। कोई भी लाइन अगर इससे 90 डिग्री एंगल बना के पास कर रही है, कोई भी लाइन अगर इस फोकस से 90 डिग्री एंगल बना के पास कर रही है, then this line is known as, then these lines are known as latus rectum, latus rectum। ठीक है, these lines will be known as the latus rectum। तो ये हमने बात कर ली हर एक टर्म की जो
आपका एलिप्स में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो आपके एलिप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उन सारे टर्म्स की हमने बात कर ली। अब कितने प्रकार के एलिप्स होते हैं इसको भी देखते हैं, पर उससे पहले ये चीज़ समझो, नहीं डायरेक्टली कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कितने प्रकार के एलिप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसको हटाओ। देखो, एक अगर इस तरीके के जो स्टैंडर्ड एलिप्स है आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, एक ये हो गया, और हो सकता है कुछ इस तरीके से भी बनाओ, ऐसे घुमा दिया, इस तरीके से बना दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद लेट्स मेक अ एक्सिस, ये आपका मेजर एक्सिस हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका माइनर एक्सिस हो जाएगा, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही एग्जैक्टली। ओके, यहाँ पे भी सेम माइनर एक्सिस एंड देन योर मेजर एक्सिस। ठीक, थोड़ा बहुत भाई समझ में आना चाहिए, बाकी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो प्रकार के आपको एलिप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो पहला वाला प्रकार है आपका, दैट इज नोन एज योर हॉरिजॉन्टल, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। और जो दूसरा वाला है जो इस तरीके से खड़ा है, दैट इज नोन एज योर वर्टिकल एलिप्स, ठीक है, वर्टिकल एलिप्स। अब ये जो नाम इसको दिया गया, ये क्यों दिया गया, किस बेसिस पे दिया गया है, वर्टिकल एलिप्स क्यों है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स क्यों है, इस बात को ज़रा सा गौर फरमाते हैं, ठीक है, इस बात को गौर फरमाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये आपका वाई एक्सिस है, एंड दिस इज वाई, सॉरी, ये वाई है एंड दिस इज वाई डैश। सिमिलरली दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर वाई डैश, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, इस वाले की अभी हमने यहाँ पे डिटेल में इसको डिस्कस किया, इस चीज़ को अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लाई कर रही है और क्या है एक्चुअली में, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे आपका ये जो एक्सिस है, जो लंबा वाला एक्सिस है, ये कहलाता है आपका मेजर एक्सिस, राइट। ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज योर मेजर एक्सिस, दिस इज योर मेजर एक्सिस, राइट, दिस इज नोन एज योर मेजर एक्सिस। सबका नामांकन करेंगे, टेंशन ना लीजिए, उससे पहले यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स भी होंगे ऑब्वियसली। इसको रुको, वेट, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स 1 हो गई, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स 2 हो गई, ये दो लाइंस हैं बस, डायरेक्ट्रिक्स इसको आप कहते हो। लेट्स यूज सम अदर कलर, इसका यूज़ करते हैं। ये आपका सेंटर होगा, दिस इज योर सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। एक आपका फोकस इधर होगा, विच इज़ नोन एज -AE,0, एंड ये आपका हो जाएगा AE,0, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद ये जो इसकी इक्वेशन थी, ये थी x इक्वल्स टू -A/E, जो इसकी इक्वेशन थी ये थी x इक्वल्स टू A/E। हाँ, बस छोटी छोटी बातें लिख रही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो छोटा वाला आपको दिख रहा है एक्सिस, दिस इज नोन एज योर माइनर एक्सिस, दिस इज नोन एज योर माइनर एक्सिस, एंड दिस इज नोन एज योर मेजर एक्सिस, ठीक है। एक माइनर एक्सिस हो जाएगा, एक आपका ये मेजर एक्सिस हो जाएगा, माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस। इसके बाद जो इसकी इक्वेशन है अभी हमने देखी थी, ये थी x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी का फॉर्म आया था वो आया था रूट में 1 - b² / a²। तो मैंने बोला था कि भाई ये दो बातें आपको याद रखनी है, ये इसका फॉर्मूला और एसेंट्रिसिटी में इसका रिलेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि आपका ये जो x एक्सिस होगा, ये जो आपका x एक्सिस होगा, अब बन जाएगा आपका ये माइनर एक्सिस। x एक्सिस नाउ विल बी माइनर एक्सिस, एंड जो y एक्सिस है वो मेजर एक्सिस है। यहाँ पे जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स होंगी वो इधर होगी और इधर होगी, दिस विल बी योर डायरेक्ट्रिक्स, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। और इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू b/e, एंड इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल्स टू -b/e, ये इक्वेशन होगी। और इसके कोऑर्डिनेट्स, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक फोकस यहाँ पे होगा, एक फोकस यहाँ पे होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, b × e, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -b × e,
0 कॉमा माइनस बी इंटू ई, ठीक है। हम वाई एक्सिस पे बी ही लेंथ काउंट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे ए लेंथ काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि अब देखो बी की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है तो वी कैन से यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a। यहाँ पे क्या है, b ग्रेटर देन a है। यहाँ पे क्या था कि a इज ग्रेटर देन b था। यहाँ पे a बड़ा था, वहाँ पे b बड़ा है। तो इक्वेशन तो बच्चों वही रहने वाली है जो यहाँ पे थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन जो एक्स्ट्रा बात आती है, वो एक्स्ट्रा बात कहाँ से आती है, वो एक्स्ट्रा बात ये आती है कि यहाँ पे जो आपकी b की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन a। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर b यहाँ पे a से बड़ा है तो एसेंट्रिसिटी में जो रिलेशन आएगा, वो आएगा रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये बात अगर आप समझ गए, एसेंट्रिसिटी का फंडा, ए बी का फंडा, कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आप ज़्यादातर समझ गए। अब क्यों इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं और क्यों इसको वर्टिकल एलिप्स कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे जो आपका मेजर एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है इज हॉरिजॉन्टल, देयरफॉर दिस इज नोन एज एन हॉरिजॉन्टल एलिप्स। यहाँ पे जो वर्टिकल है तो इसमें क्या चीज़ है, बेसिकली आपका जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज वर्टिकल। तो इस बेसिस पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स को डिफाइन करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये दो प्रकार के अलावा भी एक प्रकार का एलिप्स और होता है जिसको हम लोग कहते हैं, दो प्रकार के अलावा भी एक प्रकार का एलिप्स और होता है विच इज़ नोन एज एन ओब्लिक एलिप्स। तो आपका ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस बना दिया, लेकिन जो आप एलिप्स बनाओगे वो एलिप्स कुछ इस प्रकार का बनेगा। अच्छा, यहाँ नहीं बनेगा, ओके। जो आपका एलिप्स बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा जिसका ना एक्सिस एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस। तो ऐसे एलिप्स को हम लोग कहते हैं ओब्लिक एलिप्स। ऐसे एलिप्स को हम लोग कहते हैं ओब्लिक एलिप्स। अच्छा, किसी भी एलिप्स की इक्वेशन लिखने के लिए क्या समझने वाली बात है वो समझते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, अगर आपने ये एलिप्स बनाया हुआ है, ठीक है, और एक एलिप्स यहाँ बना लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, सेम टाइप का एलिप्स है, बस ऊपर नीचे करेंगे हम यहाँ पे एक्सिस को। तो एक आपने देखो ये वाई एक्सिस बना दिया, थोड़ा इसको राइट ले आते हैं, एंड एक आपने यहाँ पे इस तरीके से एक्स एक्सिस बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया एंड ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब एलिप्स यहाँ बना हुआ है, तो किसके बेसिस पे चीज़ें चेंज होती हैं, सेंटर के बेसिस पे चीज़ें चेंज होती हैं, करेक्ट। तो अगर इसका सेंटर देखो क्या था, 0,0 था। इसकी इक्वेशन हम क्या लिख रहे थे, इसकी इक्वेशन वी वर राइटिंग एज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस कैन ऑल्सो मीन एज एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सिमिलरली अगर आपको सेंटर पता है, अगर आपको इसका सेंटर पता है, दिस इज h कॉमा k, अगर इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर आपका h कॉमा k है, जहाँ से मेजर और माइनर एक्सिस x इंटरसेक्ट करती हैं, वो आपका सेंटर होता है। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x माइनस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द a स्क्वायर लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस कह सकते हो, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। अगर वो किसी भी ऊपर नीचे आप कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सेंटर के बेसिस पे हम पूरा एलिप्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इन टर्म्स में आने से पहले हम बात कर रहे थे, मतलब सॉरी, इन सब चीज़ों के आने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, एंड उन इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक कंसेप्ट आया था लेटेस्ट रेक्टम का, करेक्ट। उन इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक कंसेप्ट आया था आपका लेटेस्ट रेक्टम का। तो भाई लेटेस्ट रेक्टम जो होती है वो दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। जो आपकी लेटेस्ट रेक्टम होगी वो आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। दो तरीके क्या क्या है, देखो, अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स गिवन होगा और अगर आपके पास एक वर्टिकल एलिप्स होगा, तो दोनों की जो लेटेस्ट रेक्टम होगी वो डिफरेंट एक्सिस पे होंगी, करेक्ट। इसमें आपका जो ये है डिफरेंट एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे बना लेते हैं ये, दिस इज योर, मुझे भी एक्स एक्सिस से ही फ़र्क पड़ता है और यहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस से खैर फ़र्क पड़ता है,
लेकिन बनाएंगे हम दोनों, वरना फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम अधूरा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, या सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, अगर आपकी जो लेटेस्ट फोकस से डबल ऑर्डिनेट पास हो रहा है, फोकस से आपका डबल ऑर्डिनेट पास हो रहा है, 90 डिग्री से पास कर रहा है, एक ये हो गया, और यहाँ पे भी ये यहाँ से इस तरीके से पास कर रहा है, दिस इज F1, दिस इज F2, तो ये आपकी लेटेस्ट रेक्टम कहलाती है। दिस लाइन इज नोन एज द लेटेस्ट रेक्टम। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की। तो जब भी आपको इक्वेशन इस वाली की दी हो, जैसे कि x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये हमेशा होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज ऑलवेज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a फॉर दिस केस, ठीक है। फॉर दिस केस द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज ऑलवेज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a, क्योंकि यहाँ पे जो आपका है a इज ग्रेटर देन b है। लेकिन इस वाले केस में जहाँ इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आपका b बड़ा है a से, यहाँ पे क्या है, b बड़ा है a से, तो आपकी जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आएगी, यानी नीचे लिख लेते थोड़ा सा, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर अपॉन b। तो ये याद रखना कि कौन सा आपको एलिप्स दिया जा रहा है, छोटी वाली वैल्यू ऊपर होगी, बड़ी वाली वैल्यू नीचे होगी, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दोनों स्टैंडर्ड एलिप्स के हमने बता दिया, ठीक है। सो टेक अ नोट ऑफ दिस एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सिलरी सर्कल। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सिलरी circle and eccentric angles, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सो व्हाट्स एन ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक एंगल्स, ये क्या होता है। सो देखो, अगर मैं एक एलिप्स बनाता हूँ, इफ आई मेक एन एलिप्स समथिंग लाइक दिस, एक एलिप्स मैंने यहाँ पे बनाया एंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, इसकी एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जो मेजर एक्सिस पे लाइन है, उसके जो एंड पॉइंट्स, मतलब ये वाला पॉइंट उठा लो, ओके, आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट उठा लिया एंड इस पॉइंट को उठा लिया। इन पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए जो आप फिगर बनाओगे, जो आपका फिगर बनेगा वो एक सर्कल का बनेगा, करेक्ट। इन पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए जो आपका एक फिगर बनेगा वो एक सर्कल का इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए जो फिगर बनेगा वो सर्कल का बनेगा। इसी सर्कल को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल, इसी सर्कल को हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। देखो, अगर इसमें प्रॉपरली बन जाए तो अच्छा है। देखो, ठीक है, तो ये जो आपका बच्चा सर्कल बन रहा है, ये जो आपका सर्कल बन रहा है, सेंटर विद दिस, एग्जैक्टली देखो सेंटर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो ये सर्कल बन रहा है, दिस डॉटेड ये वाला सर्कल, दिस सर्कल इज नोन एज योर ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। दिस सर्कल इज नोन एज योर ऑक्सिलरी सर्कल। ये कहाँ से पास होना जरूरी है, ये जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं इनसे पास होते हुए। अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, या ये कहो कि इसको एज अ रेडियस, मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस को एज अ रेडियस लेके अगर मैं एक सर्कल का फॉर्मेशन करता हूँ, देन दिस इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल। अब देखो, इसकी जो पैराबोला की इक्वेशन थी, सॉरी जिस एलिप्स की जो इक्वेशन थी, ये वाला जो एलिप्स है आपका, इसकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो ऑक्सिलरी सर्कल है, इसकी इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी, दिस इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस इज जस्ट आपका ए है, ठीक है, रेडियस ए है, तो यहाँ पे आर की जगह ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपकी ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होती है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं एसेंट्रिक एंगल्स की। ऑक्सिलरी सर्कल बनाना सीख गए हो, तो
वो भी करना सीख जाओगे आराम से, देखो क्या होगा। इसको अभी मैं इरेज कर लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो होता ये है कि लेट्स से आप यहाँ पे कोई पॉइंट सपोज करते हो, ये इसके एलिप्स के ऊपर आप कोई भी पॉइंट सपोज करते हो, दिस पॉइंट कैन बी एनीथिंग। अब इस पॉइंट से आप क्या करते हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो एक्सिस के ऊपर, ठीक है। एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉप किया और इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर दिया, इस तरीके से ऊपर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एंड इस सर्कल को टच कराते हुए आपको इस सेंटर से इसको टच कराना है। तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, जो एंगल थीटा बन रहा है, दिस थीटा इज नोन एज द एसेंट्रिक एंगल, दिस थीटा इज नोन एज द एसेंट्रिक एंगल, ठीक है। दिस थीटा इज नोन एज द एसेंट्रिक एंगल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात कि क्या थीटा है। एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट पूरा भी कर सकते हो, एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी की बात कर रहे हैं तो जिस पॉइंट की बात करेंगे वहां पे ये एसेंट्रिक एंगल बनेगा। अब ये जो थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, दिस थीटा कैन रेंज फ्रॉम 0 से 2 पाई, दिस थीटा कैन रेंज फ्रॉम 0 से 2 पाई। तो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज चेंज करोगे, थीटा की वैल्यू चेंज करोगे, आपका ये एंगल बढ़ता या घटता रहेगा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे वी कैन टॉक अबाउट द पेरीमेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसी के बेसिस पे वी कैन टॉक अबाउट द पेरीमेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स, पेरीमेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ऑफ एन एलिप्स बोलो, बहुत अच्छी बात है। मैं एलिप्स बोल रहा हूँ तो कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता आप एलिप्स बोलो या फिर एन एलिप्स बोलो, मैथ्स कर रहे हो, इंग्लिश नहीं। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से आ रही होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो देखो, इफ आई मेक एन एलिप्स, यहाँ पे एक एलिप्स बना लेते हैं, बड़ा सा एलिप्स बनाएंगे, कलर अच्छा लगेगा ये वाला, ओके। इसके बाद एक्सिस बना लिया जाए, ये आपका मेजर एक्सिस, ये आपका माइनर एक्सिस। अब जैसे मैंने बोला कि हम स्टैंडर्ड एलिप्स को ही लेके काम करेंगे, उसी को लेके चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन आपकी होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है इस तरीके से है कि हम एक पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करते हैं और जो इक्वेशन एक्चुअल में होती है किसी भी कर्व की, उसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको वो पर्टिकुलर चीज़ सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे अभी जो हमने एंगल देखा था, थीटा एंगल देखा था, जो एसेंट्रिक एंगल देखा था, उसी के बेसिस पे हम ले सकते हैं। तो अगर पॉइंट हम यहाँ पे कोई भी रैंडम पॉइंट अज्यूम करते हैं, लेट्स से पॉइंट पी, इफ़ यू अज्यूम एनी पॉइंट पी, यहाँ पे एनी पॉइंट पी, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएगा a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ x1 y1 लेने से अगर आप a cos थीटा b sin थीटा लेके सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से एंड जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होंगे अगर आप ये पैरामीटर्स लेके काम करते हो। तो यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा यहाँ पे, थीटा क्या है, theta is just the eccentric angle, theta is just the eccentric angle of point P, correct। और अभी हमने समझा था कि eccentric angle actually में होता क्या है, थीटा क्या है आपका, eccentric angle of point P, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ ही रही होगी, बहुत अच्छी बात है। ये तो इधर ही रह गया, पॉइंट, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है एलिप्स की, वो क्या होती है, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज बेसिकली a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, दैट्स इट। ये होती है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। अब आप देखो, इसको उठा के यहाँ रखो, इसको अगर उठा के यहाँ रखोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअल में 1 होता है, इसीलिए हम यहाँ पे ये पैरामीटर लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्यों होता है ये, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा,
बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फोकस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, इसके बारे में बात करते थोड़ी सी। व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट? तो इफ यू मेक एन एलिप्स, एक एलिप्स अगर आप बनाते हो इस तरीके से, एंड उस पर स्ट्रेट लाइंस, कुछ इस तरीके से आपने बना लिया। अब कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लो इसके ऊपर। ये पॉइंट मैं P ले लेता हूँ इस तरफ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे F1 था, कोई भी F1 F2 ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि लेफ्ट वाला F1 लेना है या राइट वाला F2 लेना है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। इसको F1 इसको F2 बोलो एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, आपके लिए वो भी कर लेते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको F1, इसको हम लोग यहाँ पे F1 बोल देते हैं। पॉइंट P थोड़ा सा इधर ले लेते हैं एंड पॉइंट ये आपका F2 हो गया। ठीक है, F2। तो अगर मैं यहाँ से P और F को कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं अगर P और F को कनेक्ट करता हूँ और P और F2 को कनेक्ट करता हूँ, ये जो डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा PF1 प्लस PF2, मतलब इन दोनों पॉइंट से जो फोकस का डिस्टेंस है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ए। यानी दिस लेंथ इज बेसिकली इक्वल टू द length of the major axis. This length is always equal to the length of the major axis. अगर आपको ये वाला पैराबोला यहाँ पे एलिप्स दिया, पैराबोला पता नहीं क्यों निकल रहा है, बट अगर आपको ये वाला एलिप्स दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये वाला अगर आपको एलिप्स यहाँ पे दिया हुआ है, देन जो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट होगा वो यही होगा। अगर दूसरे वाला होता जहाँ पे b बड़ा होता तो ये 2b हो जाता। तो इतनी छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे PF1 क्या है, PF2 क्या है, दिस इज नथिंग बट द फोकल या फिर डिस्टेंस ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फोकाई, F1 and F2। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फोकाई F1 and F2। क्लियर है? प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस एंड हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ये चीज हमने सर्कल में भी देखी थी और एलिप्स में, उसमें पैराबोला में देखी थी। पोजीशन of a point with respect to an ellipse, ओके। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है और रिपीटेटिव भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज़ को कई बार कर चुके हैं अब तक, अब तो कई बार ही कर चुके हैं। सो अगर मैं यहाँ पे देखो एक एलिप्स ले लेता हूँ, अगर यहाँ पे मैं एक एलिप्स लेता हूँ और उसके बाहर एक पॉइंट P कहीं ले लेता हूँ, बाहर अंदर आई डोंट नो, इसको नाम देते हैं x1, y1। ठीक है, x1, y1 इसको हमने नाम दे दिया। और ये वाली जो इक्वेशन है इसका नाम s दे देते हैं और इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसका नाम दे दिया और इसकी हमने पावर निकाल ली, है ना। अगर हम इसकी पावर निकालते हैं, यानी इफ़ वी कैलकुलेट पावर ऑफ पॉइंट P, अब पावर ऑफ पॉइंट P कैसे निकलता है कि ये जो वैल्यू है आप उसके अंदर सेटिस्फाई कराते हो। ये जो पॉइंट P होता है आप इसके अंदर अगर सेटिस्फाई करा रहे हो तो उसकी हम पावर निकाल रहे हो। तो यहाँ से जो S1 निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू निकल के आएगी और इस वैल्यू कोई भी नंबर आएगा, इसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पे हमने कुछ कुछ बातें करी थी, वही सेम बातें यहाँ पर हैं कि भाई अगर आपकी S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, S1 की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है या S1 की वैल्यू लेस देन 0 होती है, ये तीन केसेस की हम बात करेंगे। पहले केस में अगर S1 ग्रेटर देन 0 है देन द पॉइंट P लाइज आउटसाइड ऑफ एलिप्स,
ठीक है, अगर ये वैल्यू आपने इसके अंदर डाली और जो नंबर निकल के आया वो 0 से बड़ा है, तो आपका जो पॉइंट P है एलिप्स के बाहर लाई कर रहा है, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आया, तो आपका जो पॉइंट P है लाइज ऑन द एलिप्स, है ना, एलिप्स के ऊपर ही है ये वाला पॉइंट, अगर इक्वल्स टू 0 आपका आ रहा है। अगर लेस देन 0 है, अगर आपका ये जो पॉइंट S1 है ये लेस देन 0 है, देन जो पॉइंट P है दैट लाइज इनसाइड द एलिप्स। ठीक है, ये जो पॉइंट P अगर ये हो जाएगा तो एलिप्स के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी था, ये 3 बातें आपको यहाँ पे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब ऑब्वियसली तीनों कंडीशन साथ में तो होंगी नहीं, इफ़ करके हम लिख सकते हैं, इफ़ ये हो रहा हो, इफ़ ये हो रहा हो, या फिर इफ़ ये वाला हो रहा हो। पहले वाला केस मैंने बताया कि भाई क्या है, आउटसाइड है, फिर ऑन है, फिर इनसाइड है, बस इतनी सी बात याद रखो, तो ये पॉइंट ऑफ पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हेडिंग, what's the relation between ellipse and line? What's the difference between, what's the relation between ellipse and a line? Ellipse and line, ये क्या चीज होती है, इसको भी देखते हैं। देखो, आपने ये एलिप्स बनाया, आपने एलिप्स बनाया, अगर जो लाइन है इसको ऐसे कट करते हुए निकल रही है, अगर लाइन जो है इसको ऐसे कट करते हुए निकल रही है, देन ये लाइन क्या कहलाएगी, ये लाइन आपकी कहलाएगी सीकेंट। दिस लाइन इज नोन एज अ सीकेंट। अगर जस्ट टच करते हुए निकल रही है, देन दिस लाइन इज नोन एज द टैंजेंट, देन दिस लाइन इज नोन एज अ टैंजेंट। एक सिंगल पॉइंट पे टच किया और टच करते हुए निकल गई, टैंजेंट हो गया। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, इट्स नाइदर अ टैंजेंट, नाइदर अ टैंजेंट नॉर अ सीकेंट, नॉर अ सीकेंट। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो अब देखो ये वाला जो एलिप्स है इसकी इक्वेशन क्या दी है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन दी थी। अब अगर मैं बोलूँ टेंजेंसी की बात करता हूँ, तो टैंजेंट हमें कैसे पता चलेगी कि ये लाइन टैंजेंट है भी या फिर नहीं है। अब ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगी। अब हम टैंजेंट की ही बात कर रहे हैं, जो लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगी, और ये आपका एलिप्स की इक्वेशन है। तो अगर आपका जो सी स्क्वायर है, अगर आपका जो सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाए, जो आपकी सी स्क्वायर की वैल्यू है, यानी ये वाले सी की, ये आपका ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि ये टैंजेंट है। दिस इज द कंडीशन फॉर टैंजेंसी, दिस इज द कंडीशन फॉर टैंजेंसी। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर टैंजेंसी, और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, तो हम कहेंगे दिस इज द कंडीशन फॉर टैंजेंसी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आ रही होगी। तो इस पे भी 3 केसेस हैं, ऑब्वियसली इस पे भी 3 केसेस हैं। सी स्क्वायर की वैल्यू देखो, तीनों केसेस क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो हमने देखा अगर सी स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्टली ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गई, तो ये क्या बनेगा, ये एक टैंजेंट है। दिस इज द टैंजेंट। अगर सी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी अ सीकेंट। लेकिन अगर सी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये बनेगा आपका नीदर अ टैंजेंट नॉर अ सीकेंट, नीदर अ टैंजेंट नॉर अ फतेह नहीं बट नॉर अ सीकेंट। ठीक है, ना टैंजेंट बनेगा ना सीकेंट बनेगा, तो ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ भाई कंडीशंस तो समझ गए, इक्वेशन कैसे लिखनी है ये तो हमें चेक करना है ना कि टैंजेंट है या नहीं है, तो ये काम करेंगे। लेकिन इक्वेशन लिखना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, क्योंकि आप ना कंफ्यूज हो जाते हो। तो इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट की बात करते हैं, अगला हेडिंग अपनी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन
of a tangent in the ellipse, equation of tangent in the ellipse. किसी भी ellipse के अंदर जो इक्वेशन होगी tangent की, वो आप क्या लिख सकते हो, बस वही बातें हम यहाँ पे करने जा रहे हैं. So भाई जैसे अभी तक सबकी तीन तीन तरीके से लिख सकते थे, इसकी भी तीन तरीके से ही लिख सकते हो. तीनों तरीके कौन कौन से होंगे समझो. पहला जो आपका होगा that will be the Cartesian form, that will be the Cartesian form. दूसरा जो होगा that will be the slope form, slope के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. एंड जो तीसरा होगा that will be the parametric form, that will be the parametric form. ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं हमारे एलिप्स को लिखने के. ये तीन तरीके हैं हमारे एलिप्स सॉरी टैंजेंट्स को लिखने के. किसके टैंजेंट? एलिप्स की टैंजेंट को लिखने के. स्लोप फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म. तो एक एक करके तीनों की बातें भी कर लेते हैं, समझते हैं भाई. तो कार्टेशियन फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म सेम चीज़ है. कोऑर्डिनेट आप लिखते हो बस वही है. और ये लिखना सबसे आसान है क्योंकि इस वाले केस में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको t इक्वल्स टू 0 लिखना है. इस वाले केस में आपको क्या करना है, इसमें खाली आपको t इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है. तो अगर आपके पास देखो एलिप्स है, कोई भी एलिप्स है आपके पास इस तरीके से, यहाँ पे ये बना लेते हैं. ये एलिप्स है, इससे एक टैंजेंट ऐसे टच करते जा रही है कोई भी पॉइंट x1, y1 को. ठीक है, टैंजेंट x1, y1 को टच करते हुए जा रही है. और आपका ये इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो हमें क्या सीखा था कि भाई जब भी t इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, x² को क्या लिखोगे, x इंटू x1 डिवाइडेड बाई a² प्लस y इंटू y1 डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1. So this is the equation of the tangent. t equals to 0 पुट करने का मतलब क्या है, हमें ये लिखना आना चाहिए. आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो वाला क्लास याद करो जब मैंने बताया था x² को x इंटू x1 लिखना है, 2x को x प्लस x1 लिखना है. राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगला है आपका स्लोप फॉर्म. तो अगर मैं यहाँ पे देखो एक एलिप्स बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक एलिप्स बनाया और इस पे दो टैंजेंट्स पास करेंगी. देखो एक टैंजेंट इस तरीके से जा रही होगी और एक टैंजेंट्स के पैरेलल होगी जो इस तरीके से जाएगी. तो हम जितनी भी टैंजेंट्स एलिप्स पे बनेंगी, पेयर ऑफ टैंजेंट्स विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द एलिप्स. पेयर ऑफ टैंजेंट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द एलिप्स. तो अगर इसका जो स्लोप है m है, राइट, इसका स्लोप जो है वो m है, इसका स्लोप m है, इसका भी स्लोप m होगा. और इसका जो इक्वेशन है वो x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टू 1 है. स्टैंडर्ड की ही हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एलिप्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, स्टैंडर्ड एलिप्स की ही बात कर रहे हैं. तो अब देखो यहाँ पे आपके पास दो टैंजेंट्स बन के आ रही हैं जिसका स्लोप m है. तो जो आपकी इक्वेशन भी बनेगी वो क्या बनेगी, ये जो टैंजेंट है इसकी लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c है. तो y इज इक्वल्स टू mx तो आप लिखोगे, लेकिन c को याद करो क्या था. अभी हमने यहाँ पे c लिखा था ना, कंडीशन ऑफ टैंजेंसी. क्योंकि अगर ये टैंजेंट है तो c की वैल्यू रूट में a² m² प्लस b² आएगा. तो अगर ये टैंजेंट होगा तो यहाँ पे देखो ये आएगा कि कंडीशन फॉर टैंजेंसी ये थी कि भाई c² था आपका a² m² प्लस b². देयरफॉर जो c की वैल्यू आएगी वो रूट में a² m² प्लस b² आएगी. लेकिन ये चीज़ याद रखना प्लस और माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर रूट ले रहे हो तो दो वैल्यूज मिलेगी. अब ये c की वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c1 था और ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c2 था. दोनों लाइंस पैरेलल हैं, c1 c2 की वैल्यू डिफरेंट आएंगी, मतलब यही आपकी प्लस और माइनस में वैल्यू मिल रही है. तो आपकी जो इक्वेशन होगी टैंजेंट की, दैट विल बी y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट में a² m² प्लस b². ठीक है, a² m² प्लस b². So this is the equation of a tangent in the slope form. This is the equation of a tangent in the slope form. Clear? अब पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं. दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म. थोड़ी सी जगह कम बची बट यू बेयर विद इट. पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो ये आपका बेसिकली एक एलिप्स है, इसके ऊपर आप एक पॉइंट को ले जाओगे, लेकिन इस पॉइंट को एलिप्स बनाया आपने, उसके ऊपर एक टैंजेंट ड्रॉ करी. ये जो पॉइंट P आया है इसको मैंने लिखा था पैरामेट्रिक फॉर्म में a cos थीटा एंड b sin थीटा. राइट, a cos थीटा एंड b sin थीटा. अब वही तो करना था. x1 जहाँ लिखा है आपने, x1 की जगह क्या लिख दोगे, a cos थीटा लिख दोगे.
जो आपकी ये नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन थी पैरामीट्रिक फॉर्म में, x1 y1 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। जब x1 y1 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, देखो a cos थीटा ये बन जाएगा आपका x cos थीटा अपॉन a, क्योंकि आपने a cos थीटा रखा, a की एक पावर कट गई। सिमिलरली y sin थीटा अपॉन b is equal to 1. So this equation is known as the parametric equation of the tangent. ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने बात करी जो आपको समझ में आनी चाहिए थी। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ tangent in an ellipse. अगली बात, equation of normal to the ellipse. ठीक है, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स। तो भाई नॉर्मल में करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ घुमा देने का। जो हम टेंजेंट बना रहे थे उसको घुमा दोगे, परपेंडिकुलर कर दोगे तो आपका वो नॉर्मल का बन जाएगी इक्वेशन। कैसे भाई? देखो आपके पास एक सिंपल सा एलिप्स था, आपके पास एक सिंपल सा एलिप्स था, उस किसी भी पॉइंट पे आप एक टैंजेंट बना रहे हो, उसी के परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, वो 90 डिग्री पे नॉर्मल बन जाएगी। तो नॉर्मल होती क्या है वो चीज़ तो आई गेस बताने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दो तरीके से मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ, दो तरीके से इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में आप जाना चाहो जा सकते हो, बट कोई ज़रूरत मतलब उसमें स्लो फॉर्म में आप जाना चाहो जा सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जैसे कि हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं, आपका वही कार्टेशियन फॉर्म को कोऑर्डिनेट फॉर्म बोल रहे हैं। अगर मैं इसमें कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या इक्वेशन आएगी, और अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या इक्वेशन आएगी, इसके बारे में भी देखते हैं भाई। ये आपका कोऑर्डिनेट फॉर्म एंड आपका यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म। तो बस इसको ना याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप घुमाना सीख गए, जैसे ये देखो यहाँ से अगर आप स्लोप निकालने की कोशिश करोगे तो इधर से अगर मैं इसको इधर भेजूँ माइनस x1 तो bx1 अपॉन y आया माइनस साइन के साथ, तो उसमें घूम के वो पॉजिटिव साइन के साथ स्लोप निकल आता है। तो स्लोप निकाल के उसको घुमा देना है बस आपको, और कुछ भी नहीं करना। तो इसका जो कोऑर्डिनेट फॉर्म होगा दैट विल बी a स्क्वायर अपॉन x1 इंटू x। याद रखना a स्क्वायर अपॉन x1 इंटू x, ये एक सिंपल सा नंबर है और ये वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि लीनियर टर्म होना चाहिए, ये कटेगा नहीं, इसको काटना नहीं। x1 क्या है, नंबर है, नथिंग एल्स, इसको काटना नहीं है। माइनस में b स्क्वायर अपॉन y1 इंटू y, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ घुमा रहा हूँ। a स्क्वायर अपॉन x1 b स्क्वायर अपॉन y1, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, तो मैं सिर्फ घुमा रहा हूँ। एंड ये जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होगी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द एलिप्स, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टू द नॉर्मल ऑफ द एलिप्स। और यहाँ पे भी इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप देखो घुमाओगे इसको भी तो क्या लिखा है, ये हो जाएगा ax अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा ax अपॉन कॉस थीटा। तो जब आप ax अपॉन कॉस थीटा लिख रहे हो, अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। तो ये बन जाएगा ax इंटू सेक थीटा माइनस by इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये दो तरीके की इक्वेशन आपको यहाँ पे दिखती हैं, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द एलिप्स की, ठीक है। आखिरी बात कर लेते हैं आज की, आखिरी बात करेंगे अबाउट द डायरेक्टर, है ना, डायरेक्टर लास्ट में आते हैं, क्रेडिट देते हैं उनको। तो डायरेक्टर सर्कल, अब यार सर्कल का मतलब सर्कल नहीं होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। यहाँ पे सर्कल का मतलब सर्कल नहीं है, सर्कल का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो इसको, यहाँ पे सर्कल का मतलब है कि ऑल लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच कैन फॉर्म अ पेयर ऑफ टैंजेंट्स एट 90 डिग्री। ये बात समझ नहीं आई तो फिर देखो जरा क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप इस तरीके से कोई एलिप्स बना रहे हो, इफ यू मेकिंग एन एलिप्स लाइक दिस, एंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, देन कोऑर्डिनेट ये भी बना लेते हैं भाई, एक्सिस बना लेते हैं,
एक ये हो गया, एक आपका एक्सेस ये हो गया। एक मेरे को रफ फिगर चाहिए, कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। एक एक्सेस ये हो गया, एक एक्सेस ये हो गया। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कोई पॉइंट यहाँ पे मैं पी लेता हूँ, देखो यहाँ पे कोई पॉइंट पी लेता हूँ, सच दैट अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये जो एंगल बन रहा हो ये 90 डिग्री का बन रहा हो, ठीक है। जो ये एंगल बन रहा होगा ये अगर 90 डिग्री का बन रहा होगा, इसको और वापस से थोड़ा सा लिखते हैं। देखो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ बेटा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ P, कोई भी रैंडम पॉइंट लेता हूँ P, और यहाँ पे इस तरीके से लाइंस टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ, इस तरीके से टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ सच दैट कि द एंगल between the pair of tangents is 90 degree. The angles between the pair of tangents is 90 degree. ठीक है। अगर कुछ ऐसा केस होगा तो ऐसे बहुत सारे मैं बना सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे जहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा होगा। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ दूँ, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूँ तो एक फॉर्मेशन होगा एक सर्कल का, फॉर्मेशन होगा एक सर्कल का, सॉरी फॉर्मेशन होगा एक फिगर का। अब वो फिगर इस केस में डायरेक्ट एक सर्कल ही बनता है। अगर ऐसे मैं बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ, वेट अ सेकेंड, सर्कल बना लेते हैं यहाँ से, ओके। तो ऐसे अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ तो एक फिगर जो मेरा बनेगा वो सर्कल का बनेगा, सच दैट ये वाला देखो सर्कल बन रहा है, एग्जैक्टली सर्कल बन रहा है, इसका सेंटर देखो, इसको यहाँ ले आते हैं। फिगर थोड़ा सा इधर उधर बना हुआ है बट कोई बात नहीं, यू गेट द पॉइंट, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये फिगर बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्रीन वाला सर्कल बन रहा है, और ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स इस सर्कल पे होंगे, आप उनसे अगर इस पे एलिप्स पे टेंजेंट्स डालोगे तो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे बनेगा। ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ एन एलिप्स इज ऑल्सो अ सर्कल। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि डायरेक्टर सर्कल ऑफ एन एलिप्स इज अ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे सर्कल का मतलब गोला नहीं था, बस ये मतलब था कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। इस सर्कल मतलब सर्कल ही है, तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ एन एलिप्स इज अ सर्कल। पैराबोला का सर्कल नहीं होता, पैराबोला का क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, और सर्कल का डायरेक्टर सर्कल ही सर्कल होता है। तो याद वो चीज़ करनी है आपको। अब जो इस सर्कल की इक्वेशन बन के आती है, जो इस सर्कल की इक्वेशन आएगी, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जो a b है वो कहाँ से आ रहा है, वो a b इसकी वजह से आ रहा है, जो आपका एलिप्स था x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपका a और b की वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सो हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं जो जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी एलिप्स को लेके। अब इन्हीं पर्सपेक्टिव को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम जेईई मेंस के सीधा सीधा क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।